विद्यार्थियों, पिछली 2 कक्षाओं में हमने चर्चा की कि वर्ण व्यवस्था क्या है और मेरा विशेष तौर पर इस बात पर बल रहा कि अमूमन जो हम सभी मानते आते हैं कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था एक है, उसके अंतर को हम समझ पाएँ। और उसके बाद हमने चर्चा की कि वर्ण व्यवस्था क्यों उस काल विशेष में इतना महत्व रखती थी जो आज नहीं रखती है। और वर्ण व्यवस्था को समझाने के लिए, आपको एक बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए मैंने मानव शरीर का उदाहरण समाज के समतुल्य देने की भी चेष्टा की कि आप एक मानव शरीर को समाज के मापदंडों के अनुसार देख सकें और ये समझने की चेष्टा करें कि जिस प्रकार शरीर का अगर एक अंग भी सही तरीके से कार्य नहीं करेगा तो समाज न शरीर सुव्यवस्थित तौर पर नहीं चल सकता। उसी प्रकार से समाज में भी अगर समाज का प्रत्येक अंग व्यवस्थित और सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा तो समाज भी ना तो उन्नति के रास्ते पर अग्रसर हो सकता और ना ही वहाँ पर शांति व्याप्त रह सकती है। और ये सहज कल्पनीय है कि जिस समाज में शांति व्याप्त नहीं है वहाँ हम उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते। अब हम आते हैं अपने तीसरे पड़ाव की ओर कि वर्ण व्यवस्था का परंपरागत सिद्धांत क्या कहता है। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में परंपरागत सिद्धांत जो कि सबसे प्राचीन है, और इस सिद्धांत को समझने के लिए हम आश्रय लेते हैं ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में यह स्वीकार किया गया है या ये चर्चा की गई है कि एक ब्रह्म पुरुष हैं जिनके विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति हुई है। इस ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये बात कही गई है कि मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, बाहु से अर्थात आपकी जो बाहें हैं उनसे क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जंघा से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और पदों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अच्छा, चलिए हम यहाँ पर अल्प विराम देते हैं। और मैं हमेशा से ही पूछती आई हूँ और आपसे भी पूछना चाहूँगी, मैं नहीं जानती कि कितने विद्यार्थी मेरी बात को सुन पाएंगे, कितने विद्यार्थियों तक मेरी ये बात पहुँच पाएगी, पर जिनके कानों तक मेरी बात पहुँच पा रही है उनसे मैं ये पूछने की चेष्टा करूँगी कि आप अपने शरीर में सबसे अधिक महत्व किस अंग को देते हैं। मैंने विगत इतने वर्षों में ये प्रश्न अपने हर विद्यार्थी से पूछा जिन्हें मैंने वर्ण व्यवस्था को समझाया, और मुझे मेरे याद में, मेरे ध्यान में ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं आता उन सैकड़ों विद्यार्थियों की संख्या में जो ये कहे कि मेरे लिए मेरा मुख बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा पद अर्थात मेरा पाँव महत्वपूर्ण नहीं है, या मेरे लिए मेरा हाथ महत्वपूर्ण है और मेरी जंघाएं महत्वपूर्ण नहीं है। सभी विद्यार्थी तत्परता से ये कहते हैं कि हमारे लिए शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है। जितना हम महत्व हमारे लिए हमारे मुख का है और उतना ही महत्व हमारे लिए हमारे पद का है। थोड़ा सा प्रश्न को और कठोर करके मैं पूछती हूँ कि ईश्वर ना करे अगर आपके सामने ऐसा क्षण आए कि आपसे कहा जाए कि आप अपने शरीर का कौन सा भाग छोड़ना चाहेंगे। सभी विद्यार्थी तत्परता से कहते हैं कदापि नहीं, किसी स्थिति में नहीं, हम अपने शरीर का कोई भी भाग नहीं छोड़ना चाहेंगे। ये बात, ये पूरा वाक्य, ये पूरा उत्तर अपने आप में समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के महत्व को इंगित कर देता है। कैसे? जैसे लगातार मैं आपसे कहते आ रही हूँ कि कल्पना कीजिए कि जो आपका शरीर है, जो मानव शरीर है, वो कहीं ना कहीं समाज के समतुल्य है।
और विशेषकर जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था क्या कहती है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, एक विराट ब्रह्म पुरुष के हाथों से, बाहु से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जंघाओं से वैश्यों की उत्पत्ति हुई और पदों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? क्या शूद्र हीन है और ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं? ना, अगर हम ये समझ रहे हैं तो हम बहुत बहुत गलत हैं। मैं पुनः दोहराती हूँ, कोई श्रेष्ठ और कोई हीन नहीं है। आपके शरीर में, मानव शरीर में, क्या आप किसी को श्रेष्ठ घोषित कर सकते हैं या किसी को हीन घोषित कर सकते हैं? नहीं ना। उसी प्रकार समाज में भी श्रेष्ठता और हीनता का भाव तो बहुत बाद में आया, और वो क्यों आया, किस लिए आया, वो एक लंबी चर्चा का विषय है। और जब आप अपनी उत्तरोत्तर आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो शायद आप समझ पाएंगे कि क्यों और किस तरीके से ये घटनाएं घटित हुई, किस तरीके से ये श्रेष्ठता, नीमता और हीनता का भाव आया। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था बनी तब ये भाव कदापि नहीं था। जब वर्ण व्यवस्था का निर्माण हुआ तो ऐसी सोच कहीं पर भी नहीं थी कि किसी वर्ण को श्रेष्ठ घोषित किया जाए और किसी वर्ण को निम्न घोषित किया जाए। बस स्वाभाविक तौर पर क्योंकि हमारे शरीर में सर्वप्रथम स्थान मुख का आता है, इसलिए वहाँ पर भी सर्वप्रथम स्थान ब्राह्मण को दिया गया, इससे अधिक कुछ भी नहीं। तो जिस प्रकार से ये बात ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कही गई कि मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, तो स्वाभाविक तौर पे मुख का कार्य क्या है? बोलना। अब सिर्फ हम यूं ही बोलते रहते हैं या कुछ उद्देश्य के साथ बोलते हैं? तो स्वाभाविक तौर पर हमारे बोलने का कार्य किसी न किसी उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो तत्कालीन समय में वेदों का पठन पाठन करना, मंत्रों का उच्चारण करना, ये सारे कार्य मुख से किए जाने वाले कार्य माने गए, और ये माना गया कि जो इन कार्यों को संपादित करेगा वो ब्राह्मण वर्ण का माना जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। उसके पश्चात क्योंकि बाहु, हमारी जो बाहें हैं, वो शक्ति का द्योतक हैं, ताकत का द्योतक हैं, अतः ये माना गया कि जो ताकत का काम करेगा, जो शक्ति का काम करेगा, जो मानव जाति की रक्षा का कार्य करेगा, वो क्षत्रिय कहलाएगा। अब वैश्य वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई? जंघाओं से, और इसका कारण उनका व्यापार और वाणिज्य रहा, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि समाज का दूसरा कार्य। अब आते हैं हम पद, पाँव पर। उसकी उत्पत्ति का जो सोर्स माना गया, स्रोत माना गया, वो माना गया कि पदों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अब शूद्रों का कार्य का क्या माना गया? वो सेवा कार्य माना गया कि जो तीनों वर्णों की सेवा करे वो शूद्र कहलाएंगे। तो क्या यहाँ श्रेष्ठता और हीनता का भाव रहा? नहीं। ये क्यों नहीं रहा, इसके संबंध में मैं आपसे आगे की कक्षाओं में चर्चा करूँगी। और विद्यार्थियों, अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरीके से कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियाँ डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकूं और आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। धन्यवाद।